हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चक्र अगेन। और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या होता है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। राइट, देखो अब तक हम लोग ने पढ़ा है कि अगर मान लो मेरे पास कोई एक चार्ज है और इस चार्ज के पास अगर मैं कोई दूसरा चार्ज लाता हूँ तो ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये भी इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा और ये भी उस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास एक चार्ज है, इसको मैंने इसे पकड़ के रखा हुआ है और मैं कोई दूसरा चार्ज लाता हूँ तो ये वाला जो चार्ज है इस पर ये फोर्स एक्सर्ट करेगा और फिलहाल क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर रिपेल करेगा इसको और ये दूर भगाएगा। राइट, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो फिर इसको ये अट्रैक्ट करता। दोनों ही केस में हम बोल सकते हैं कि वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अब मुझे एक बात बताओ कि अगर मैं इस पॉइंट पे से, जैसे मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज पहले रखा हुआ था और इस पॉइंट से इसको मैंने हटा दिया, तो क्या हटा देने के बाद यहां पे कुछ नहीं बचेगा? मतलब अगर यहां पे कुछ नहीं होता, मान लो अगर यहां पे इस पॉइंट पे कुछ नहीं होता, क्योंकि देखो दोनों चार्ज जो है आपस में उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, मतलब वो दोनों एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे चार्ज रखने पर इस बंदे को कुछ ना कुछ फील हो रहा है, इस चार्ज को कुछ ना कुछ फील हुआ, कुछ ना कुछ फोर्स फील हुआ इस पॉइंट पे रखने को। जब हम इस पॉइंट पे इस चार्ज को रखते हैं तो इसे एक फोर्स फील होता है। अब मैं अगर इसको यहां से हटा दूं तो आप मुझे एक बात बताओ कि क्या यहां पे कुछ है कि नहीं है? अगर यहां पे कुछ नहीं है तो फिर चार्ज रखने पर इसे फोर्स क्यों फील हो रहा है? इसका मतलब यहां पे कुछ है जो इसको धक्का मार रहा है। आप बोलोगे सर ये यहां पे जो है ये धक्का मार रहा है ना, उसको फोर्स लगा रहा है। सी एक्चुअली में क्या होता है कि इनके बीच में कोई कांटेक्ट तो है नहीं, तो हम ये बोलते हैं कि यार ये यहां से धक्का कैसे मार लेगा। तो हम अपने दिमाग में इमेजिन करते हैं कि एक्चुअली में इस चार्ज ने क्या कर रखा है, पूरे स्पेस में अपने अराउंड, पूरे स्पेस में अपना एक फील्ड फैला रखा है और जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। और उस फील्ड के अंदर इस पॉइंट पे जब ये चार्ज आता है तो चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता है। अब ये मानी हुई चीजें हैं और फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा डीप है। राइट, वो फिलहाल हम लोग उस चीज में नहीं डालेंगे। फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो माइकल फैराडे ने दिया हुआ था। और यहाँ पे फील्ड का फिलहाल आप इतना मतलब समझ लो कि ये जो चार्ज यहाँ पे है, कोई भी चार्ज अपने रीजन, अपने अराउंड, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी पूरा रीजन है उस रीजन में इसने अपना एक फील्ड फैला रखा हुआ है। ये इसका इलाका है। इसमें अगर कोई दूसरा चार्ज किसी पॉइंट पे आता है तो ये क्या करेगा बताओ, उसको फोर्स एक्सर्ट करेगा। हालांकि इस चार्ज का भी अपना एक फील्ड होता है, इसके अराउंड भी तो फील्ड है ना, उस फील्ड में ये चार्ज है और इसीलिए ये भी इससे फोर्स एक्सर्ट करेगा। मतलब ये वाला जो चार्ज है वो इस पर फोर्स एक्सर्ट करेगा क्योंकि इसके फील्ड में ये आ रहा। तो हम ये बोलते हैं कि हम चार्ज के अराउंड एक रीजन है और उस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से डिफाइन करते हैं। तो हर चार्ज का अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ऐसा आप मान लो। पर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पे उसका वैल्यू सेम होगा? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ हर जगह पे सेम है? जैसे मान लो यहाँ पे अगर मैंने इस चार्ज को रखा तो हम बोलते हैं अब इसके अराउंड इसका फील्ड फैल गया पूरा, उस फील्ड में दूसरा चार्ज आएगा तो फोर्स लगेगा उसको। पर अगर मैं एक चार्ज को यहाँ रखता हूँ और दूसरे चार्ज को इस पॉइंट पे रखता हूँ तो क्या दोनों केस में ये जो चार्ज है वो सेम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा कि अलग अलग करेगा? अब ये इसके नज़दीक है तो ये ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा ज़ोर से, और ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा क्योंकि ये दूर है। इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे इस चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है और यहाँ पे आप कोई दूसरा चार्ज रखोगे तो वो ज़ोर से या ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। इस चार्ज का इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है या फिर कम है, स्ट्रेंथ कम है, और यहाँ पे अगर आप कोई भी चार्ज रखोगे तो वो इसके कंपैरिजन में कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। बात आ रही समझ में? तो ऐसे हमने क्या किया, हर पॉइंट पे फील्ड डिफाइन कर रखा है। हर पॉइंट पे फील्ड का वैल्यू जो है वो अपने अपने हिसाब से अलग अलग होगा इसका। और ये हम कैसे डिसाइड करेंगे बताओ? कोई दूसरा चार्ज वहां पे रखेंगे और देखेंगे कि इस पर कितना फोर्स ये एक्सपीरियंस कर रहा है, और तब उससे डिसाइड होगा कि इस पॉइंट का फील्ड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है या वीक है।
तो हमने क्या किया, इसको मेजर करना था हमें। तो मेजर करने के लिए हमने क्या किया, देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड किसी चार्ज का कैसे डिफाइन किया। तो मान लो हमारे पास एक चार्ज है, इस चार्ज को मैं क्यू चार्ज बोल रहा हूँ, ठीक है। और अगर हमको ये बताना है कि आर डिस्टेंस पे, इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे, इस पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है वो बताओ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अब मेजर करना है, राइट। और इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा चार्ज रख देते हैं ना। ये जो छोटा सा चार्ज है जिसको हम क्यू नॉट लिख रहे हैं, इसको बोला जाता है टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। और ये हम पॉजिटिव चार्ज ही लेते हैं और रखते हैं यहाँ पे। तो पॉजिटिव चार्ज डिसाइड करेगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ही रखा जाता है। और क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट करने के लिए इसको रख रहे हैं, इसलिए इसका नाम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है। एक और चीज़, ये जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज होता है उसका वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। उसका रीज़न ये है कि मान लो तुम यहाँ पे बहुत बड़ा चार्ज लेके आ गए, अब तुम तो उसको टेस्ट करने लाए हो ना कि भाई इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे कितना है। अब तुम इसको रखोगे, अपना इसका फील्ड रहेगा, उसकी वजह से ये इसी को धक्का मार के भगा देगा, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। हमको ये फिक्स चाहिए यहाँ पे, तो ये फिक्स चाहिए, इसको कोई डिस्टर्बेंस ना हो। इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो चार्ज आप लाते हो बहुत ही छोटा चार्ज लाते हैं हम लोग, उसका वैल्यू बहुत ही कम होता है इसके कंपैरिजन में, ताकि इसका फील्ड इस चीज़ को डिस्टर्ब ना कर पाए, या फिर ये जो है इस पर कुछ खास फोर्स एग्जर्ट ना कर पाए और इसको ना डिस्टर्ब कर दें। तो जो हम टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, एक तो वो पॉजिटिव चार्ज ही होता है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि उसका मैग्नीट्यूड जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है, क्योंकि हम इसको टेस्ट करने ला रहे हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड को चेक करने के लिए ला रहे हैं, इसलिए इसको टेस्ट पॉजिटिव चार्ज बोला जाता है। अब हम क्या करते हैं, देखो हम ये चेक करते हैं कि इस पर कितना फोर्स लगाया गया है। ये अब इस पर फोर्स एग्जर्ट करेगा। अब देखो डायरेक्शन देखना फोर्स का, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, ये तो फिक्स है कि पॉजिटिव चार्ज ही होगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसका फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में होगा, उसको रिपेल करेगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज है तब ये इस पर जो फोर्स लगाएगा, अगर मैग्नीट्यूड वही रखोगे तो फोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन अब इसको अट्रैक्ट करेगा और अंदर की ओर फोर्स लगाएगा। तो आप यहाँ पे कौन सा चार्ज ले रहे हो उस हिसाब से फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है कि ये पॉजिटिव चार्ज ही लेना है। तो मान लेते हैं यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो आप देख रहे हो इस पर एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स इस लाइन के अलॉन्ग लगेगा और दूर इसको रिपेल करके दूर भगाएगा। लेट्स से कि इस पर फोर्स F लगाया गया। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करते हैं, इसको जो मेजर करते हैं वो कुछ ऐसा मेजर करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड जब मेजर करते हैं तो इसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोल देते हैं। इंटेंसिटी मतलब कितना स्ट्रांग है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम मेजर कर रहे हैं। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फिलहाल हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और इसका वैल्यू दिया जाता है E इज इक्वल टू F अपॉन Q। E इज इक्वल टू F अपॉन Q मतलब फोर्स Q नॉट, सॉरी जो भी फोर्स यहाँ पे इस Q नॉट चार्ज को लग रहा है, दैट फोर्स डिवाइडेड बाय Q नॉट। ये आपका होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मेजरमेंट। समझे कि नहीं समझे? अच्छा, इसका SI यूनिट क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E क्या होगा बताओ? फोर्स का न्यूटन, और ये चार्ज है ना तो ये न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। इसका एक और SI यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर, पर ये वोल्ट पर मीटर क्यों होता है ये हम लोग आगे चैप्टर में ज़रूर देखेंगे। मुझे लगता है मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट चैप्टर में ये चीज़ आएगा, वोल्ट पर मीटर क्यों बोला जाता है इसको। फिलहाल अभी आप इसको याद कर लो कि वोल्ट पर मीटर एक और यूनिट होता है, और एक यूनिट तो न्यूटन पर कूलम इस फॉर्मूले से आ रहा है। इसका एक और फॉर्मूला इलेक्ट्रिक फील्ड का बाद में आपको मिलेगा, जहां से इसका यूनिट वोल्ट पर मीटर भी आ जाएगा। अच्छा, ये तो बात हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड के डेफिनेशन की, राइट। इसके अगर मैं डायमेंशंस की बात करूं तो डायमेंशंस क्या होगा बताओ? F का डायमेंशन डिवाइडेड बाय Q नॉट का डायमेंशन। F का डायमेंशन होता है M1 L1 T-2। और देखो चार्ज जो होता है, चार्ज का फॉर्मूला करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम होता है, क्योंकि करंट जो है वो चार्ज अपॉन टाइम होता है। तो चार्ज का करंट इनटू टाइम हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका करंट के लिए हम लोग जो साइन यूज़ करते हैं वो एम्पियर यूज़ करते हैं, और टाइम के लिए आपका T, तो A1 T1 आ जाएगा।
जब ये ऊपर चला जाएगा तो आपका डायमेंशन आ जाएगा m1 L1 और t-3 हो जाएगा, राइट, ये ऊपर जाने से, और आपका a-1। तो ये डायमेंशन है आपके इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन भी हम लोगों ने देख लिया। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे, अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लो तो E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट आ रहा है, और वेक्टर के फॉर्म में E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो पहली चीज़ तो ये कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, या सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड भी बोलोगे तो भी चलेगा, लेकिन हम जनरली उसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं जब ये फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं मेजर करने के लिए। तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मतलब उसका डायरेक्शन भी होगा। अब डायरेक्शन देखो, इस फॉर्मूले से आपको सीधा सीधा पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, समझे। तो इसका मतलब ये कि अगर आपके पास पॉजिटिव चार्ज है और आप इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढना चाहते हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो आप कैसे ढूंढोगे, यहाँ पे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रख दो और देखो इस पर कितना फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स आप कैलकुलेट कर लो और क्यू नॉट से डिवाइड कर दो, तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मिल जाएगा, समझे। अच्छा, डायरेक्शन पता करना है, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे देखो, जिस डायरेक्शन में फोर्स होगा उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। इसका मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, क्योंकि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, अगर आप पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हो तो उसका डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से दूर जाता है, ठीक है। और अगर मान लो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता तो इस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होता वो अंदर की ओर होता, क्योंकि इस बार ये अट्रैक्ट करके फोर्स भी अंदर की ओर लगाएगा। तो ये ध्यान रहे कि अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज है तो किसी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देख रहे हो तो वो डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा, और अगर आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है और किसी पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से ढूंढ रहे हो, तो इसके वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इससे दूर जाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, समझ गए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव चार्ज से अवे डायरेक्टेड होता है और नेगेटिव चार्ज के पास डायरेक्टेड होता है, क्योंकि जिस डायरेक्शन में फोर्स उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड। आई बात समझ में। अच्छा देखो, फील्ड की एक खासियत है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम बात कर रहे हैं उसकी एक खासियत है, ये एक्चुअली में एक पॉइंट पर क्या सिचुएशन है ये आपको एक हिसाब से बताता है। जैसे मान लो अगर ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे मैंने रखा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे बेसिकली क्या स्ट्रेंथ है इसका, कि अगर मैं कोई दूसरा चार्ज रखता हूँ तो वो क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है, ये एक आइडिया दे देता है आपको। जैसे अगर मान लो मैं आपको बोलूँ कि यार इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बहुत स्ट्रांग है, इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर किसी चार्ज को रखोगे तो ये चार्ज उसको जोर से धक्का मारेगा। अगर मैं बोलूँ कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा वीक है, यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत वीक है इसका मतलब इस पॉइंट पे अगर मैं कोई चार्ज बाहर का रखता हूँ तो ये कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अगर ये चार्ज यहाँ पे है तो इस पर कम फोर्स लगाएगा, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, समझे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक हिसाब से आइडिया दे देता है कि ये किस पॉइंट पर कितना फोर्स लगा सकता है, राइट। अच्छा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, यहाँ पे जो भी हम चार्जेस की बात करें, याद रखना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला है वो एफ अपॉन क्यू नॉट तो ज़रूर आपको दिख रहा है, पर याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू नॉट पे डिपेंड नहीं करता है। मतलब आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जो ला रहे हो उसका मैग्नीट्यूड कितना है इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि अगर आप क्यू नॉट का वैल्यू बढ़ा देते हो, जैसे मान लो इस पॉइंट पे, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स होगा। याद रखना किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है वो कांस्टेंट होता है। अगर मैं सपोज करो क्यू नॉट इज इक्वल टू मान लो 1 कूलम का चार्ज लाता हूं, तो इस पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड आप कैलकुलेट करोगे, अगर आपने 2 कूलम का चार्ज लाया होता तो भी उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, समझे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू किसी पॉइंट पर टेस्ट चार्ज या जो चार्ज आप ला रख रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करता है, भले आपको फॉर्मूले में दिख रहा है। उसका रीज़न ये है कि अगर आपने इस चार्ज को डबल कर दिया तो इस पर लगने वाला फोर्स जो है वो भी डबल हो जाएगा।
तो ये फिर कैंसिल आउट हो जाएगा और रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है। तो किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जो होता है किसी चार्ज की वजह से वो फिक्स होता है, क्या इतना ही होगा। तो आप टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू कम है या ज्यादा है उससे फर्क नहीं पड़ता है, समझे। अच्छा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कैसे करोगे। मान लो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कैलकुलेट करना है और मैं यहां पर 1 कूलम का चार्ज लाता हूं, 1 कूलम का टेस्ट पॉजिटिव चार्ज रखता हूं, कितना, 1 कूलम का। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या आ जाएगा, एफ अपॉन क्यू नॉट, लेकिन क्यू नॉट का वैल्यू तो 1 है ना, तो ये एफ अपॉन 1 आ जाएगा। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू फोर्स। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फोर्स के इक्वल ही होगा, जो फोर्स ये चार्ज यहाँ पे एक्सपीरियंस कर रहा है। अगर इस चार्ज का वैल्यू, जो टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है उसका वैल्यू अगर 1 कूलम हो जाए तो। अच्छा, 1 कूलम चार्ज को हम लोग यूनिट चार्ज बोलते हैं, 1 मतलब यूनिट, तो ये आपका यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, यूनिट पॉजिटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज, टेस्ट भी वर्ड यूज करेंगे इसके लिए, यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। मतलब किसी पॉइंट पर यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही एक्चुअली में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू हो जाएगा, समझे। तो ये तो डेफिनेशन हो गई। बाकी अगर आपके पास यूनिट टेस्ट पॉजिटिव चार्ज नहीं है तो आप इस फॉर्मूले से क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, राइट। तो भाई आपका ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक और चीज़, एक और फॉर्मूला है, देखो अगर आपके पास टेस्ट पॉजिटिव चार्ज है उस पर जितना फोर्स लग रहा है, याद रखना कि ये वो चार्ज है जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है, टेस्ट पॉजिटिव चार्ज विच एक्सपीरियंसेस फोर्स, विच एक्सपीरियंसेस फोर्स। अब इसका एक और फॉर्मूला है, देखो अगर मैं f की वैल्यू यहाँ पे निकाल लेता हूँ, जैसे ये फॉर्मूला मैं रहने देता हूँ, f का फॉर्मूला मैं यूज़ करता हूँ, f इज इक्वल टू, देखो ये चार्ज और ये चार्ज है, इनके बीच का जो फोर्स है, फोर्स का फॉर्मूला क्या है बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो Q1 आपका कैपिटल Q है, Q2 आपका स्मॉल Q नॉट है और अपॉन आर स्क्वायर। अब अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, वेक्टर के फॉर्म में किसी भी चीज़ को कैसे लिखा जाता है, एक तो आप उसका मैग्नीट्यूड लिख दो और उसके बाद वहाँ पे यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दो। यूनिट वेक्टर उस डायरेक्शन का लेना है जिस डायरेक्शन में ये फोर्स है, तो हम क्या करते हैं, इस डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर डिफाइन कर देते हैं आर कैप, ठीक है। आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जो इस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में हमने डिफाइन कर दिया, तो यहाँ पे आप आर कैप से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया भाई आपका फोर्स। अब इस फोर्स का वैल्यू उठा के इस इक्वेशन में डाल दो तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और फॉर्मूला, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट है, तो एफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर आर कैप डिवाइडेड बाय क्यू नॉट हो गया कैंसिल, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर कैप, ये रहा। तो आर कैप के डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी डायरेक्शन में ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आपका आया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर। यहाँ पे जो ये क्यू दिख रहा है, याद रखना इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है। यहाँ पे जो क्यू नॉट है वो चार्ज है जो यहाँ पे रख कर इस पर फोर्स लग रहा है, और ये जो कैपिटल क्यू है वो चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। तो अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है आर डिस्टेंस पे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर लोगे, 1/E विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो इसके पास जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। तो ये एक और फॉर्मूला, राइट। अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड के टर्म्स में देखूं तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, हमारे पास ये एक फॉर्मूला था एफ अपॉन क्यू नॉट, और दूसरा E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन होता है, ध्यान रखना कि ये फॉर्मूले में ये क्यू नॉट चार्ज उस पॉइंट पे रखा हुआ है जिस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड ढूंढ रहे हैं,
उस पॉइंट पे क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है और इस चार्ज पर फोर्स एफ लग रहा है, सो एफ अपॉन क्यू नॉट, समझे। अच्छा, इस फॉर्मूले में इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, तो ये चार्ज की वजह से आर डिस्टेंस पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है ये हम इस फॉर्मूले से ढूंढने की कोशिश करेंगे, या ढूंढेंगे, कोशिश क्यों करेंगे भाई। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पूरी कहानी है, समझ गए चीज़। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है, जैसे मैंने बताया कि ये दिया गया था फैराडे द्वारा, ताकि हम और अच्छे से इन फोर्सेस को इमेजिन कर पाए, राइट। ओके, एक और चीज़ यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मान लो यहाँ पे तो हमने देखा था कि एक सिंगल चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, उसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड के दो फॉर्मूले देखे, एफ अपॉन क्यू नॉट और दूसरा 1/4πε0 क्यू बाय आर स्क्वायर। तो हम इस फॉर्मूला पे फोकस करते हैं कि हमारे पास चार्ज है, आर डिस्टेंस पे इस सिंगल चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो आएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो एक से ज़्यादा चार्ज है और तब हम किसी पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे हैं, देखो एक से ज़्यादा चार्ज भी होगा तो भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा हर जगह पे, चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तब हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें। तो यहाँ पे हम वही देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस, दो या दो से ज़्यादा चार्जेस हों तो मान लो यहाँ पे एक चार्ज है Q1, यहाँ पे चार्ज है Q2, यहाँ पे चार्ज है Q3, यहाँ पे चार्ज है Q4, और मैंने आपसे कहा कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो इस पूरे सिस्टम की वजह से। तो अगेन आपका जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है आपको उसी तरह के यहाँ पे भी काम करना है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। तो आपको करना क्या है, एक एक इंडिविजुअल चार्जेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और बाद में उन सबको वेक्टर के हिसाब से ऐड कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, इसके वजह से मान लो ये डिस्टेंस r1 है, तो इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जा रहा है, मान लो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E1, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड E2, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा E3, इसके वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ जाएगा E4, ये डिस्टेंस r1 है, ये r2 है, ये r3 है और ये r4 है। तो आप एक एक करके इलेक्ट्रिक फील्ड E1, E2, E3, E4 निकाल लो, ये जितने भी चार्जेस है उस हिसाब से, और सबको वेक्टर के हिसाब से ऐड करना है। तो आपका जो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे आएगा, दैट विल बी वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज इलेक्ट्रिक फील्ड्स, दैट इज इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस E4, इस तरीके से आप ऐड कर दोगे। अब एक के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आता है ये आप जानते हो, फॉर्मूला आपका रहेगा, जैसे एक चार्ज इसका मैं निकालूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू आएगा 1/4πε0 Q1 अपॉन R1 स्क्वायर। वैसे यहाँ पे Q2 अपॉन R2 स्क्वायर इसका आप निकाल सकते हो। और ध्यान रहे आपको वेक्टर के हिसाब से ऐड करना है, जैसे हम लोगों ने फोर्सेस के टाइम में किया था, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड और ये जो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमने डिस्कस किया, सिस्टम ऑफ चार्जेस के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रहा है, इन टॉपिक्स पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कुछ अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।